कास्ट अकाउंट के अंतर्गत आज हम यूनिट कास्टिंग या आउटपुट कास्टिंग का यह सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने कास्ट शीट का प्रोफार्मा बताया था, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। कास्ट शीट के इस प्रोफार्मे में 60 में इंफॉर्मेशन दे रखी थी, पर इनके अंतर्गत कौन से खर्च आएंगे, इनकी गणना कैसे करेंगे, वो जानकारी हमने पहले नहीं पढ़ी थी। तो सबसे पहले हम इसके बाद का कुछ पार्ट हमने कास्ट शीट देखी थी शार्ट फॉर्म में, पर इस कास्ट शीट में कुछ मदें ऐसी होती है जो कि कास्ट शीट में नहीं ली जाती। अर्थात हम जब फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं तो उस फाइनल अकाउंट में वो समस्त खर्च और इनकम लिखी जाती है, पर इस कास्ट शीट में कुछ मदें ऐसी होती है जो कि ये कास्ट शीट में नहीं लिखी जाती है। तो हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि कौन कौन सी ऐसी आइटम है जो कास्ट शीट में नहीं लिखी जाती। शार्ट में मैं बता दूं कि जितने भी इनकम होती है, रिसिप्ट है और इनकम है, इनकम एंड गेन्स है, वो कोई भी नहीं आते। दूसरा, कैपिटल से संबंधित जितने भी एक्सपेंडिचर है वो कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं आते। शार्ट में याद रखने के लिए अब कौन कौन से होंगे वो हम यहाँ पर देख लें। या ऐसे व्यय, ऐसे एक्सपेंसेस जो कभी कभी होते हैं, मतलब जिनके होने की संभावना नहीं है, वे खर्च भी कास्ट शीट में नहीं लिखे जाते। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस है जो कास्ट शीट में नहीं लिखते, ये इसलिए याद रखना जरूरी है कि जब प्रश्न में हमें इन खर्चों के बारे में या इनकम के बारे में जानकारी देंगे तो ऐसी दिशा में हम उनको इग्नोर कर देंगे, अर्थात उसको नहीं लेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट है एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल। एबनॉर्मल वेस्टेज का मतलब जो सामान्य वेस्टेज होता है वो तो है, पर कोई वेस्टेज ऐसा होता है जिसके होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी और वो हो जाए, वो एबनॉर्मल वेस्टेज कहलाता है। मटेरियल में भी और वैसी वेस्ट सेम लेबर में भी यदि एबनॉर्मल वेस्टेज कोई ऐसी प्रवृत्ति का है जिसके होने की बिल्कुल भी संभावना ना हो और यदि कोई होता है खर्च, तो वो भी हम यहाँ पर नहीं लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने पहले ही बोला, पूंजीगत व्यय जो है वो हमें नहीं लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये इनकम है। इनकम कोई भी इनकम नहीं आएगी, गेन इनकम कोई भी नहीं आएंगे। अदर इंटरेस्ट रिसीव्ड, और भी कहीं से हमें ब्याज प्राप्त हुआ है, आपने लोन दे रखा है, वहां से ब्याज मिल गया, इस प्रकार से यदि हो तो उन सभी इंटरेस्ट को यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पैसा लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है और वहां पर आपको इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, तो ये भी आपको यहाँ पर नहीं लेना है। ट्रांसफर फीस, शेयर ट्रांसफर फीस, यदि कंपनी है और एक किसी दशा में यदि वो शेयर होल्डर अपने शेयर्स चेंज करवाते हैं, दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर होते हैं, तो उसके बदले में कंपनी को फीस मिलती है, उस फीस को बोलते हैं ट्रांसफर फीस या शेयर ट्रांसफर फीस। डिविडेंड रिसीव्ड एंड पेड, हमें किसी कंपनी से लाभांश प्राप्त हुआ या हमने यदि लाभांश का भुगतान किया है, तो ये दोनों ही नहीं आएंगे, क्योंकि ये भी पूंजीगत जो है वो एक्सपेंडिचर है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी नहीं लेना, ये व्यक्ति का होता है। ये प्रॉपर्टी टैक्स, ये भी संपत्ति कर नहीं लेंगे। गुडविल राइट ऑफ, ये भी नहीं लेना है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब बिजनेस, जब शेयर्स ये इशू करते, कंपनी बनती है, तो इस प्रारंभ में जितने खर्च होते हैं कंपनी बनने के पहले वाले, उन सभी के खर्च को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। कैपिटल प्रॉफिट यदि हैं तो वो भी छोड़ देंगे। कैपिटल लॉसेस, ये भी सभी छोड़ देंगे। तो इसमें अपने को बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट लॉसेस जो होते हैं वो छोड़ना है। गेन्स एंड लॉसेस जो है वो छोड़ना है। जैसे कोई संपत्ति बेची और प्रॉफिट हो गया, कोई संपत्ति खरीदी या बेची, उससे लॉस हो गया, इस प्रकार से लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी, इस प्रकार से कोई भी खर्च में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ये सभी हम छोड़ देंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, शेयर्स या डिवेंचर्स हम
डिस्काउंट पर इश्यू करते हैं तो ऐसी दशा में इनको भी, इन मदों को भी छोड़ देंगे। वैसे ही प्रीमियम पर यदि इश्यू करते हैं तो प्रीमियम की राशि भी यहाँ पर नहीं आएंगी। ये दोनों ही जो है वो पूंजी प्राप्त करने से संबंधित खर्च और इनकम है। ट्रांसफर फॉर रिजर्व एंड फंड है ना, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड फंड। यदि रिजर्व और फंड में ट्रांसफर यदि अमाउंट कहीं होती है तो ऐसी दशा में वे सभी यहाँ से हटा दिए हैं। जैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर दिए, या अन्य किसी फंड बनाना है, उस फंड के लिए हमने बिल्डिंग फंड बनाना है या अन्य एजुकेशन डोनेशन फंड बनाना है, कोई भी फंड बनाना है, उसमें यदि अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो खर्च के रूप में हमने बता रखी है तो वो निश्चित रूप से यहाँ पर कास्ट शीट में कहीं भी नहीं आएगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये भी पूंजीगत खर्च है तो ये भी यहाँ पर नहीं है। तो ये हमने लिखी है 18 मदें। ऐसी मदें जो है वो कहीं भी कास्ट शीट अब जब बनाएंगे, यदि प्रश्न में इनसे संबंधित कोई जानकारी दे रखी है तो 100% उसे आप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इन व्ययों के अलावा भी कोई जानकारी आती है, इनकम आती है, तो इनकम 100% छोड़ दीजिए। जैसे रेंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, और भी कोई प्राप्ति है, इनकम है, तो वो सभी क्या करेंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे। साथ ही जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजी प्राप्त करने से संबंधित खर्च है, वे सभी 100% जो है वो यहाँ पर छोड़ देंगे। अंडर राइटिंग कमीशन यदि होगा तो वो भी छूट जाएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं। तो इस प्रकार से आप स्वयं डिसीजन ले सकते हैं कि ये मदें छोड़ दी जाएगी, इनको हमें विशेष ध्यान रखना है क्योंकि गलती होने की संभावना रहती है। अब ये जो हमने कास्ट शीट बनाई, इस कास्ट शीट का क्या बेनिफिट है? कास्ट शीट बनाने के बेनिफिट है, फर्स्ट इसमें लिखा है मैंने, कुल लागत और प्रति इकाई लागत का ज्ञान। कास्ट शीट में हमने जो कॉलम देखे थे वो कॉलम आपने देखे, लास्ट के 3 कॉलम उसमें था पर यूनिट, यूनिट्स और अमाउंट। इस प्रकार से हमने कॉलम ले रखे थे। तो एक तो इंफॉर्मेशन कि किस किस जो है हमें वहां पर यूनिट कास्ट सब में मालूम पड़ी थी, और दूसरा टोटल कास्ट सबसे लास्ट में, सेकंड लास्ट जो था वहां पर हमें टोटल कास्ट मालूम पड़ जाती है। तो इस प्रकार से इस कास्ट शीट के माध्यम से हमें ये ज्ञान हो जाता है कि पर यूनिट कास्ट क्या रही और टोटल कास्ट क्या रही। दूसरा है प्रति इकाई लागत में विभिन्न व्ययों का हिस्सा। व्ययों का हिस्सा का मतलब, जब लास्ट टोटल कास्ट के वहाँ पर यूनिट कास्ट आती है तो उस टोटल कास्ट में कितना कितना किसका हिस्सा है, कितना पार्ट जो है वो प्राइम कास्ट का है, कितना कास्ट फैक्ट्री कास्ट का है, कितना कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी पड़ी हमारी, है ना, और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये इस प्रकार से अलग अलग हमें हर स्टेप पे जो हमने सुबह देखी थी या कल फर्स्ट लेक्चर में देखी थी, उन सभी की जो जानकारी हमें हर पार्ट में मिल जाती है कि टोटल कास्ट में किस किस पार्ट का कितना हिस्सा है, फैक्ट्री का कितना है, ऑफिस का कितना है, सेलिंग का कितना है और प्राइम कास्ट का कितना हिस्सा है। प्रति इकाई विक्रय मूल्य निर्धारण में सहायक। जब हमें टोटल कास्ट मालूम हो जाएगी तो निश्चित है कि हमारा जो भी मार्जिन रहेगा वो मार्जिन हम प्लस करके वो राशि निकालेंगे कि हम एक यूनिट्स जो है वो कितने में सेल कर सकते हैं। तो ये हमें इस कास्ट शीट के माध्यम से सहायता होती है। निविदा मूल्य या टेंडर प्राइस निर्धारण करने में सहायता। यदि हम कास्टिंग ठीक से करते हैं तो निश्चित है कि हम कास्टिंग के माध्यम से देखेंगे कि हमारी कास्ट क्या रही है, और हमें यदि टेंडर भरना है तो ऐसी दशा में टेंडर प्राइस का निर्धारण करने में हमें सुविधा होगी। हम अपना उचित मार्जिन जोड़कर जो है वो टेंडर प्राइस भर सकते हैं और हमें यह सुविधाजनक होगी। व्ययों पर आवश्यक नियंत्रण स्थापित करने में सहायक। कास्ट शीट के माध्यम से हमें प्रत्येक जो प्रोसेस है, हमारा ओवरहेड्स है, उस ओवरहेड्स में कितने खर्च हुए हैं ये पर यूनिट भी मालूम पड़ रहा है और टोटल भी मालूम पड़ रहा है। यदि ये ओवरहेड्स हमने पहले जो स्टैंडर्ड बना रखा है उस स्टैंडर्ड से यदि ओवरहेड्स ज़्यादा हो रहे हैं तो ऐसी दशा में उस पर नियंत्रण रखने के लिए, चले फैक्ट्री में जैसे कि हमारा खर्च देखा हमने कुछ निर्धारित कर रखा है, उससे यदि ज़्यादा है तो नियंत्रण कैसे किया जाए। मेरा तो कहना यह है कि दोनों पोजीशन यदि ज़्यादा है तब भी
पर यदि कम हुआ तो भी नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम अपने स्टैंडर्ड से नीचे माल बना रहे हैं, हम खर्च कम कर रहे हैं या हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें कहीं कमी रह रही हो। पहले चेक करें, यदि वास्तव में कास्ट कम हो गई, मजदूरी की रेट ही कम हो गई या श्रम की रेट कम हो, मटेरियल की रेट कम हो गई या खर्च जो वास्तव में कर दिए गए फिर भी उनके खर्च कम हुए हैं, तो इस प्रकार से हम उसकी तुलना कर पाएंगे, उस पर विचार कर पाएंगे कि हम यह जो कास्ट शीट बना रहे हैं उस कास्ट शीट में कोई मिस्टेक तो हमारी नहीं है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण पार्ट था जिसको हमें ध्यान रखना है। और हमने इसमें देखे कास्ट शीट के जो बेनिफिट है वो बेनिफिट कौन कौन से हैं। अब जो कल कास्ट शीट हमने देखी थी, उस कास्ट शीट पहले लेक्चर में जो देखी थी उस कास्ट शीट का वापस में एक बार सिर्फ फोटो हम एक रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट था जिसमें यहाँ मैंने लिखा है मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड यदि प्रश्न में दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु मटेरियल कंज्यूम नहीं दे रखा है तो इसमें कैसे निकालेंगे ये अपने को अभी पीछे देखना है। दूसरा है यहाँ पर हमने वर्क्स ओवरहेड प्लस किए हैं। यदि वर्क्स ओवरहेड्स के नाम से दे रखा है, टोटल दे रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा काम हो जाएगा। परंतु नहीं दे रखा हो तो ऐसी दिशा में इसके अंतर्गत कौन कौन से खर्च आएंगे इसकी डिटेल हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। उसी प्रकार ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इससे संबंधित खर्च कौन से होंगे उसकी हम डिटेल देखेंगे। उसी प्रकार सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यहाँ पर लिख रखा है, इस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की डिटेल हम जो है वो यहाँ से समझेंगे। तो अब हम जो है चलते हैं आगे, डिटेल देखेंगे कि किस किस हेड से में कौन से खर्च होंगे और इनका जो है निर्धारण कैसे होगा। पहले हम देख चुके हैं कि किन एक्सपेंसेस और इनकम्स को नहीं लेते, इनकम से भी नहीं आती है और गेन नहीं आती है, परंतु कुछ एक्सपेंसेस जो थे वो नहीं आते, वो अभी हमने पहले पढ़े। देखिए फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था जहाँ पर फर्स्ट स्टार्टिंग प्राइम कास्ट में मटेरियल या मटेरियल कंज्यूम लिखा था। यदि प्रश्न में मटेरियल कंज्यूम नहीं दिया और सिर्फ मटेरियल नहीं दे रखा, उसके स्थान पर मटेरियल से संबंधित बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो ऐसी दिशा में मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे। मटेरियल कंज्यूम को हिंदी में बोलते हैं प्रयुक्त सामग्री, अर्थात आपने जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन में मटेरियल कितनी यूज की है। तो यूज करने का मतलब है जितनी जितनी मटेरियल की कास्ट बड़ी हो, जिन जिन कारणों से उन सबको जोड़ दो, और जिन जिन कारणों से मटेरियल की कास्ट कम हुई हो या बच गया हो उन सबको माइनस करो। तो देखें मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हमारा पास था उसका ओपनिंग स्टॉक, उसमें प्लस करेंगे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। फिर रॉयल्टी, रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो मटेरियल हम खरीदते हैं, खदान से यदि माल खरीदा है तो इस दिशा में रॉयल्टी लगती है, तो ये रॉयल्टी होगी तो जोड़ेंगे। कस्टम ड्यूटी, बाहर से माल मंगाया है तो जोड़ देंगे। एक्साइज ड्यूटी, यदि हमने दूसरे राज्य से माल मंगाया है तो एक्साइज ड्यूटी। इस प्रकार से ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट प्रभावित होते हैं, मटेरियल की कास्ट को बढ़ाते हैं, वो सभी को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसमें से माइनस करेंगे जिससे मटेरियल कम होता हो या कास्ट कम होती है या मटेरियल बच जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल सोल्ड, बेच दिया है तो उतना मटेरियल हमारा कम हो गया। रॉ मटेरियल रिटर्न टू शॉप, दुकानदार को हमने किसी कारण से वापस कर दिया। रॉ मटेरियल वेस्टेज यदि हो गया है तो वहां हट कम कर देंगे। रॉ मटेरियल सेंड टू अदर, अदर दूसरी हमारे यहाँ कोई वर्क चल रहा है, दूसरी फैक्ट्री है, वहाँ यदि हमने यदि भेज दिया है तो वो भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इस प्रकार से ये जो है जिन जिन कारणों से मटेरियल कम हुआ है उन सबको माइनस करने के बाद में वो जो आएगा वो कहलाएगा मटेरियल कंज्यूम। तो ये पहला पार्ट। फिर हमने बोला, मैंने बताया था आपको फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से खर्च आते हैं। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड का नाम और क्या क्या है, उसके पर्यायवाची कौन से, फैक्ट्री ओवरहेड बोल सकते हैं, वर्क्स ओवरहेड बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोल सकते हैं और प्रोडक्शन ओवरहेड बोल सकते हैं। ये सभी एक ही नाम है। प्रोडक्शन का मतलब भी उत्पादन जो फैक्ट्री में होता है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण, ये भी फैक्ट्री में होता है, वर्क्स मतलब कार्य, कार्य भी फैक्ट्री में होता है, और फैक्ट्री ऑलरेडी फैक्ट्री। इस प्रकार सभी नाम एक समान है, कोई भी नाम बोला जा सकता है। उसी प्रकार ओवरहेड्स बोले या एक्सपेंसेस बोले या ऑन कास्ट बोले,
ये तीनों ही समान है। अब इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे, तो निश्चित है जब फैक्ट्री ओवरहेड बोल रहे हैं तो फैक्ट्री से संबंधित जितने भी एक्सपेंसेस खर्च होंगे वे सभी आएंगे। और साथ में स्टोर भी फैक्ट्री में होता है, स्टोर से संबंधित जानकारी भी यदि होगी तो वो भी निश्चित रूप से फैक्ट्री में ही आएगी। प्लस फैक्ट्री में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी फैक्ट्री में। तो देखिए हम फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस, इसमें टैक्स भी ले सकते हैं, फैक्ट्री रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो याद क्या रखना, इनडायरेक्ट यदि दे रखे मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस तो यहाँ आएंगे, और डायरेक्ट दे रखा है तो वह जाएंगे प्राइम कास्ट में। फैक्ट्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मशीन से संबंधित रिपेयर मेंटेनेंस जितने होंगे वे सब यहाँ आएंगे। फैक्ट्री लाइटिंग, सामान्य तो ध्यान रखें यदि सिर्फ लाइटिंग दे रखा है कुछ नहीं लिखा है तो ऐसी दिशा में ऑफिस का एक्सपेंसेस माना जाएगा, परंतु यदि फैक्ट्री शब्द यूज किया है और लाइटिंग आया है साथ में तो निश्चित है ये फैक्ट्री से रिलेटेड है। ठीक, पावर, ऑयल, फ्यूल, कोल, वाटर, गैस, ये जितनी भी जानकारियां हैं, वाटर छोड़े बाकी सभी फ्यूल शक्ति उत्पादन करने से संबंधित है। पावर यदि बिजली होगी तो पावर मीटर लगेगा, ऑयल यूज करते हैं, फ्यूल, कोल, वाटर, गैस, ये सभी जो है ये खर्च जो है वो सभी मशीन को संचालित करने में किए जाते हैं। तो वहाँ पर जो है हमें यह फैक्ट्री के होने के कारण इसको हम वहाँ पर लेते हैं। अब देखें मशीन एक्सपेंसेस, मशीन से संबंधित बहुत सारे खर्च एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे जो है कपड़े का खर्च होता है, ऑयल का खर्च होता है, मशीन की जो सामान्य छोटे मोटे जो खर्च होते हैं वो सभी एक्सपेंसेस मशीन एक्सपेंसेस, तो ये इसमें आएंगे। फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर है उसका देखने वाला निरीक्षक है, उसका जो वेतन दिया जाता है वो वेतन फैक्ट्री से संबंधित है तो फैक्ट्री में आएगा। रेमुनेशन ऑफ रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मटेरियल जा रहा है उसके लिए जो जो रिमूवल का खर्च होगा वो एक्सपेंसेस आएगा। ड्राइंग ऑफ फैक्ट्री है ना, यदि ड्राइंग्स बना रहे हैं तो ड्राइंग फैक्ट्री से संबंधित हो या मशीन से संबंधित या और कोई प्रोडक्शन से संबंधित कोई ड्राइंग्स बनाई है, फैक्ट्री में मशीनें कहाँ लगेगी, अन्य कोई ड्राइंग्स है या प्रोडक्शन से संबंधित कोई ड्राइंग्स है, उससे संबंधित यदि किसी प्रकार के भी कोई हम ड्राइंग्स बनवाते हैं तो वे सभी ड्राइंग के खर्च जो है वो फैक्ट्री के हैं, इसलिए इसमें आएंगे। मशीन एंड प्लांट का इंश्योरेंस करवाएंगे, बीमा करवाएंगे तो वो खर्च भी मशीन से रिलेटेड है तो इसी में लिखे जाएंगे। फोरमैन सैलरी भी इसी में आएगी। फिर उसके बाद में फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री का जो मैनेजर है उस मैनेजर को जो सैलरी देंगे, जनरल मैनेजर हो सकता है ना, मैनेजर हो सकता है, उस मैनेजर को जो भी सैलरी देंगे तो फैक्ट्री में वर्क कर रहा है तो ऐसे दिशा में वो सैलरी भी फैक्ट्री के वर्क से संबंधित है तो इसी में लिखी जाएगी। टेक्निकल न्यूज़पेपर और मैगजीन्स एक्सपेंसेस, यदि आपने तकनीकी जो है वो उस नॉलेज के लिए न्यूज़पेपर लगा रखा है किसी प्रकार का या मैगजीन बुला रखी है जो कि नॉलेज को अपडेट करके फैक्ट्री के जो है वर्क में सहयोग प्रदान करेगी, नई नई टेक्निक्स हमें मालूम पड़ेगी तो निश्चित है कि फैक्ट्री की होने के फैक्ट्री में उसका यूज होने के कारण उसको भी यहाँ पर हम लेंगे। फैक्ट्री एक्सपेंसेस से भी लिखा है तो उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, 100% यहीं लिखा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिखा है, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस लिखा है, स्टोर इशू या स्टोर एक्सपेंसेस दे दें या सिर्फ स्टोर दे दें, या हमें कभी कभी स्टोर के बारे में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी देते हैं तो ओपनिंग में इशू को जोड़ें और क्लोजिंग को माइनस करें तो यूज कितना हुआ वो मालूम पड़ जाएगा तो यहाँ लेंगे। डेप्रेसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, निश्चित 100% प्लांट एंड मशीनरी का यूज हम फैक्ट्री में करते हैं, ये निश्चित रूप से फैक्ट्री से संबंधित खर्च। और भी यदि कोई खर्च हो जैसे खिंचाई का है, एक माल खींच के जा रहा है एक स्थान से दूसरे, उसके लिए एक्सपेंसेस है, या स्टोर कीपर को यदि हम सैलरी दे रहे हैं तो स्टोर कीपर के जो खर्च होंगे वो सब खर्च भी फैक्ट्री में ही स्टोर कीपर होता है तो उसके भी खर्च यहीं पर आएंगे।
हमने और भी कोई एक्सपेंसेस ऐसे कर रखे हैं जो फैक्ट्री में यूज आते हैं, ये हमने जितने ले रखे हैं ये कॉमन ले रखे हैं, जो मैक्सिमम आते रहते हैं वो ले रखे हैं। परंतु यदि कोई एक्सपेंसेस नए हैं जो आप इसमें नहीं लिखे हैं और हमें दिखते हैं, तो आपको डिसीजन लेना है कि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री में जाएगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, और सेल बढ़ाने में सहयोग करता है अर्थात सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है तो उसे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लेंगे। तो ये खर्च दे रखे हैं। 100% ये नहीं कि किसके अलावा और कोई एक्सपेंसेस आते ही नहीं है, और भी एक्सपेंसेस आ सकते हैं, परंतु वहाँ पर आपको जहाँ पर जो कार्य दशाएं होती है वहाँ पर व्यय में भी परिवर्तन संभव होगा। तो वो हम डिसीजन लेंगे कि क्या वास्तव में ये खर्च है कहाँ का, किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, उस मद में उस खर्च में हम लिखेंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये आप हमने जो कास्ट शीट देखी थी उस कास्ट शीट में जो है फैक्ट्री कास्ट के बाद में आया था। फैक्ट्री ओवरहेड हमने प्लस किए थे, उसके बाद में आई थी फैक्ट्री कास्ट, और उसके बाद में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस से संबंधित और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जितने भी एक्सपेंसेस है वे सभी एक्सपेंसेस यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो रेंट, टैक्स, इंश्योरेंस ये यहाँ पर लिखा जाएगा। ऑफिस स्टाफ की जो सैलरी है तो वो भी यहाँ पर लिखी जाएगी, क्योंकि ऑफिस का खर्च है। ऑडिट फीस, जो व्यक्ति चार्टेड अकाउंटेंट है वो ऑडिट करता है, खातों को चेक करता है, उसको जो फीस देते हैं ऑडिट फीस ऑफिस की होने के कारण यहाँ आएगी। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस से संबंधित जितने भी फर्नीचर है उनसे संबंधित जो डेप्रिसिएशन है वो भी यहाँ आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जितने भी स्टेशनरी यूज करते हैं, बिल बनाना, अन्य जितनी भी स्टडी प्रिंट की जाती है, वे सभी स्टेशनरी का जो खर्च है वो ऑफिस से रिलेटेड होने के कारण इसे भी यहाँ लिखा जाएगा। टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन के खर्च भी यहाँ पर लिखे जाते हैं क्योंकि ये भी यूज होता है ऑफिस में। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस जो है वो जो डेली रूटीन के एक्सपेंसेस है उनसे संबंधित है, तो इसको भी यहाँ पर लिखेंगे। टेलीफोन ऑफिस में भी यूज होता है, फैक्ट्री में भी यूज हो सकता है, पर वहाँ पर फिर फैक्ट्री टेलीफोन एक्सपेंसेस ऐसा फैक्ट्री शब्द जिस भी खर्च में शामिल हो जाए तो निश्चित रूप से उसको फैक्ट्री एक्सपेंसेस में जोड़ना है। वहाँ पर आपने को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिन भी खर्च के आगे ऑफिस शब्द आ जाए और उसके आगे कोई एक्सपेंसेस लिखा हो तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, उस एक्सपेंसेस को आप ऑफिस में लिख दीजिए। आगे देखिए लाइटिंग चार्जेस। लाइटिंग चार्जेस मैंने पहले ही बताया था कि सिर्फ लाइटिंग लिखा हो या लाइटिंग एक्सपेंसेस लिखा हो तो वह ऑफिस में आएगी, परंतु यदि हमें फैक्ट्री लाइटिंग लिखा हो तो फैक्ट्री में जाएगी। फिर रिपेयर एक्सपेंसेस, फर्नीचर या अन्य कोई रिपेयर के संबंध में खर्च किए हैं तो वो भी यहाँ पर आएंगे। लीगल एक्सपेंसेस, कानूनी लड़ाई लड़ना है, कोई प्रॉब्लम है, कोई व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है या अन्य कोई समस्या है, उनसे संबंधित यदि खर्च होते हैं तो लीगल एक्सपेंसेस ऑफिस का वर्क है तो यहाँ पर आएंगे। पेटी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे जो खर्च होते हैं उन सभी खर्चों के लिए एक पेटी कैश बुक रखी जाती है, और वो खर्च की टोटल खर्च जो होते हैं वो भी इसमें ऑफिस से। न्यूज़पेपर के संबंध में खर्च जो होंगे और मैगजीन के, न्यूज़पेपर और मैगजीन यदि शब्द लिखा हो तो ऑफिस में जाएगा, परंतु टेक्निकल यदि न्यूज़पेपर और मैगजीन होगा तो ऐसी दशा में उसको हम फैक्ट्री में लिखेंगे। डायरेक्टर्स की फीस है, डायरेक्टर जो है ऑफिस में बैठते हैं उनकी फीस इसमें लिखी जाएगी। फिर बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस जो बैंक का जो वर्क है वो ऑफिस से रिलेटेड है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम से संबंधित जितने भी एक्सपेंसेस है ये भी ऑफिस से रिलेटेड है। ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, अपने ग्राहकों को जो है वो रिफ्रेशमेंट के रूप में चाय, नाश्ता या अन्य कोई वस्तु हम यदि देते हैं और उसके लिए अलग से हमने एक्सपेंसेस लिख रखे हैं तो वो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। मोबाइल चार्जेस, ये मोबाइल चार्जेस भी वर्तमान समय में बहुत अधिक मात्रा में इनका प्रयोग होने लगा है। तो इस प्रकार से जितने भी एक्सपेंसेस जो रिलेटेड है ऑफिस से वे सभी एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। इसमें महत्वपूर्ण ये ध्यान रखना है कि यदि किसी भी एक्सपेंसेस से आगे फैक्ट्री शब्द आ जाए तो फैक्ट्री में आप जो है लिख दें, उसमें आपको सोचना नहीं है। परंतु कुछ एक्सपेंसेस में कंफ्यूजन होता है, दोनों में नजर आते हैं, जैसे लाइटिंग वाला एक मैंने बताया था
आप तो वहाँ लाइटिंग में यदि फैक्ट्री लाइटिंग होगा तो आप फैक्ट्री में जाएगा, अन्यथा सामान्य लाइटिंग लिखा है सिर्फ, तो ऐसी दिशा में आप इसमें और भी खर्च ऐसे होते हैं, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना होगा कि इसका हम निर्धारण कैसे करें। अब ये जो ऑफिस एक्सपेंसेस है, इसके बाद में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली थी हमने, उसके बाद में ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP प्लस करके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस किया था कास्ट शीट में, और वहाँ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला था हमने। अब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में जितनी इकाइयाँ बेची गई है वो उस पर लगते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब माल को बेचने के लिए किए जाने वाले खर्च, माल को बेचने और उसको वितरित करने, वितरित का मतलब हमने देखा होगा कि जो है दुकानों पर जा जाकर डिलीवरी वैन जो है वो माल सप्लाई करती है, तो वो जो एक्सपेंसेस है उन लोगों के जो सप्लाई के लिए जाते हैं उनके से संबंधित जितने भी खर्च है, प्लस माल की सेलिंग को बढ़ाने के लिए हम जितने भी एक्सपेंसेस खर्च करते हैं वे सभी एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, विज्ञापन के खर्च सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सेल्स वृद्धि में विज्ञापन के व्ययों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। एजेंट्स कमीशन एंड सैलरी, यदि हमने एजेंट नियुक्त कर रखा है माल सेल करने के लिए, सेल्स इंक्रीज करने के लिए, तो उसकी सैलरी और उसका कमीशन आएगा। फिर गोडाउन चार्जेस, गोडाउन चार्जेस जो है वो इसमें हमें लेना है। उसके बाद में गोडाउन में माल रखा रहेगा, उसके लिए सेल्स मैनेजर कमीशन एंड सैलरी, यदि हमने सेल्स मैनेजर नियुक्त रखा है उससे सैलरी और कमीशन देते हैं। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स साथियों, बैड डेब्ट्स जो है वो जब ज़्यादा माल बेचते हैं तो उसमें पैसा डूबता है, और उस पैसा जो डूब जाता है वो बैड डेब्ट्स कहलाएगा। एक बात ध्यान रखें, आप कंफ्यूजन नहीं रखें, पहले हमने एक बताया था कि जितने भी रिजर्व और फंड होंगे वे कोई भी रिजर्व और फंड कास्ट शीट में नहीं लिखे जाते। तो यदि प्रश्न में हमें बैड डेब्ट्स रिजर्व आ जाए तो ये भी रिजर्व है, इसलिए ये भी कास्ट शीट में नहीं लिखा जाएगा। बैड डेब्ट्स आएगा परंतु बैड डेब्ट्स रिजर्व नहीं आएगा, क्योंकि वे वास्तविक खर्च नहीं है, हमने पैसा अलग से निकाला है, तो ये वास्तव में एक्सपेंसेस नहीं है, तो इसे यहाँ पर कास्ट शीट में नहीं लगते। डेप्रेशिएशन ऑन डिलीवरी वैन, यदि हमने डिलीवरी वैन चला रखी है तो उससे संबंधित जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, डिलीवरी वैन के ड्राइवर को एक्सपेंस यदि हम सैलरी दे रहे हैं तो वो भी आएगी। डिलीवरी वैन में यदि पेट्रोल भरा रहे हैं तो वो भी खर्च इसमें लिखा जाएगा। डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन है तो वो भी इसमें लिखा जाएगा। अन्य कोई एक्सपेंसेस जो डिलीवरी वैन से संबंधित है उन समस्त एक्सपेंसेस को यहाँ पर लिखा जाएगा। एजेंट्स TADA, ट्रेवलिंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस, ये TADA यदि हम देते हैं, पेमेंट करते हैं एजेंट को, तो निश्चित है इसका उद्देश्य भी हमारे सेल्स इंक्रीज करने के रहता है, तो ये भी खर्च यहाँ लिखेंगे। शोरूम एक्सपेंसेस, हमने शोरूम के संबंध में जो खर्च किए उसका उद्देश्य भी होता है कि ग्राहकों को आकर्षित करना, और उस आकर्षण के माध्यम से हम शोरूम को सुव्यवस्थित करते हैं और इस पर एक्सपेंसेस करते हैं, तो वो भी आएगा। यदि हम कोई प्रदर्शनी लगा रहे हैं और प्रदर्शनी हमने स्पेशल रखी है, तो उस प्रदर्शनी से संबंधित यदि एक्सपेंसेस है तो वो भी निश्चित है, उसका उद्देश्य भी जो है वो सेल्स में इंक्रीज करना है, तो वो इंक्रीज करने के पर्पज से है, इसलिए उनको भी इसमें लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर फ्री सैंपल, यदि हम फ्री सैंपल बांट रहे हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट जो बना है उस प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, यूज़ करें, और हमारा प्रोडक्ट फिर उसमें मांग में वृद्धि हो, हम सैंपल यदि बांटते हैं तो वो भी निश्चित है सेल्स इंक्रीज करने के पर्पज से होते हैं, तो ये भी खर्च जो है वो सेल्स से रिलेटेड है। पैकिंग चार्जेस, प्रोडक्ट जो हमने बनाया है हम सेल्स करेंगे, उसके पैकिंग के लिए सुंदर पैकिंग यदि हम कर रहे हैं और पैकिंग के एक संबंध में सामान्य जो खर्च करते हैं, थैली इत्यादि या पैकिंग के कुछ जैसे भी मटेरियल है उस आधार पर पैकिंग करते हैं, तो ऐसे दिशा में वो पैकिंग चार्जेस भी इसमें आएंगे। फिर डिस्काउंट अलाउड, यदि हम डिस्काउंट पर माल सेल कर रहे हैं उसका पर्पज भी हमारा होता है सेल्स में वृद्धि करना। हम देखें मार्केट में बहुत बार आता है कि जो है वो डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये डिस्काउंट यदि दे रहे हैं कि तो ये यहाँ पर आएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस, तो निश्चित है सेलिंग का खर्च है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस
यदि हम ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कर रहे हैं सेल्स इंक्रीज करने के उद्देश्य से, तो वो भी यहाँ पर आएंगे। कस्टमर मीटिंग चार्जेस, देखिए आप बीमा कंपनियां या बहुत सी ऐसी कंपनियां जहां पर कस्टमर को समझाना होता है, तो वो बुलाकर मीटिंग करवाते हैं और मीटिंग के माध्यम से उनको समझाया जाता है, और उसके लिए वो बहुत लमसम में खर्च करते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग उनकी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आकर्षित हो। इस प्रकार से यदि हम एक्सपेंसेस करते हैं तो ये एक्सपेंसेस भी जो है वो सेलिंग से रिलेटेड है। दोस्तों ये ध्यान रखें कि ये जो एक्सपेंसेस हमने तीनों लिखे हैं, जरूरी नहीं इतने ही हो, इसके अलावा भी ये हो, तो आपको थोड़ा सा, यदि कोई भी नया एक्सपेंसेस आता है तो थोड़ा सा डिसीजन लें कि क्या यह खर्च फैक्ट्री से संबंधित है, क्या यह खर्च ऑफिस से संबंधित है, क्या यह खर्च सेल्स इंक्रीज करने से संबंधित है। उनमें से डिसीजन लें, और जो डिसीजन में आपका डिसीजन आए कि हाँ फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री में डालें, ऑफिस से रिलेटेड है तो ऑफिस में डालें, सेलिंग इंक्रीज करने वाला हो तो सेलिंग में डालें। इस प्रकार से हम एक्सपेंसेस को लिखेंगे। तो इस प्रकार वापस हम एक बार फिर थोड़ा सा 2 मिनट में कि ये हमारी जो कास्ट शीट है, यहाँ पर जो है हम पूरी जानकारी हमारी होगी कंप्लीट। ये सभी खर्च यदि अलग अलग दे रखे, तो मैंने बताया कि आप फैक्ट्री से संबंधित जितने भी खर्च हो वो सबकी सब खर्च लिख कर उनकी टोटल लगाएं और यहाँ टोटल लिख देंगे। उसी प्रकार ऑफिस से संबंधित जितने भी एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित उन सभी एक्सपेंसेस को लिखेंगे, उनकी टोटल लगाएंगे और टोटल यहाँ पर लिखी जाएगी। और उसी प्रकार सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है तो ऐसी दिशा में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जितने भी एक्सपेंसेस है वो लिखकर उनकी टोटल लगाएंगे और उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। बाकी प्रोफार्मा आपका ऐसा का ऐसा ही है। इस प्रोफार्मे में हमें 3 प्रकार के ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक मिल सकते हैं। ये 2 तो यहाँ पर दे रखे हैं, WIP और फिनिश गुड्स, और तीसरा अभी हमने देखा था मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये इस प्रकार से 3 प्रकार के WIP वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क चल रहा है मतलब फैक्ट्री से संबंधित, फिनिश गुड्स मतलब माल बनकर तैयार हो गया है मतलब प्रोडक्शन के बाद, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद लेना है। इस प्रकार से छोटी छोटी सी बात यदि हम याद रखेंगे तो निश्चित है कि आप जितने भी सवाल करेंगे उन सवालों में कोई समस्या नहीं आएगी। जिन सवालों में इन मदों के अलावा कोई मद आती है तो उसका टेक्निकल पॉइंट मैंने बताया है कि आपको थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ेगा कि वह किससे संबंधित एक्सपेंसेस है, जिससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हो उस मद में आप उसको इंक्लूड कर लेंगे तो कहीं गलती नहीं होगी। लास्ट फिर भी ध्यान रखना है कि कुछ मदें ऐसी है जो कि न पूरी ही कास्ट शीट में नहीं आती, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था उनको भी ध्यान से देखें। कैपिटल एक्सपेंडिचर जितने भी होते हैं वे कोई भी एक्सपेंसेस नहीं लिखे जाते हैं। जितने भी इनकम गेन और इनकम्स है वे कोई भी नहीं लिखी जाती है। इनको हम विशेष रूप से ध्यान दें तो हमारी जो कास्ट शीट का चैप्टर है वो आसानी से हम कर लेंगे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।